हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। अब व्यक्तित्व का वर्णन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा गहन दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है सतही दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है हमारा मानकीय दृष्टिकोण और लास्ट है प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण। किसी व्यक्तित्व के वर्णन के लिए गहन, मानकीय और प्रेक्षात्मक यानी तीनों ही दृष्टिकोण का जरूरत होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सतही दृष्टिकोण, क्योंकि सतही दृष्टिकोण में गहन, मानकीय और प्रेक्षात्मक तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर ये सभी में। तो हमारे व्यक्तिगत भेद जो हैं वो तीनों ही स्तर में पाए जाते हैं। अब बुद्धि स्तर में भी, अभिव्यक्ति में भी और गतिवाही योग्यता में भी। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वानुभव, दूसरा है भाषा, तीसरा है तर्क और चौथा है समस्या। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब प्राणी के सामने कोई समस्या आती है। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या आवश्यक है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। पहला ऑप्शन है बिने ने, दूसरा है रीड ने, तीसरा है टर्मन ने और चौथा है कैटल ने। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया है? टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला क्या है? MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? अब पहला ऑप्शन हमारा है संबंधन, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है उपलब्धि और चौथा है आक्रामकता। तो प्रगतिशील परिवारों में या बच्चों में संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता की अपेक्षा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? उपलब्धि पाया जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, सी हो जाएगा, यानी उपलब्धि। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? यहाँ ये देखना है आपको कि यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है अगर दिया है तो ऑप्शन पे देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, दूसरा है शारीरिक दोष, तीसरा है विशिष्ट पिछड़ापन और चौथा है स्वास्थ्य वातावरण। तो इसमें नहीं पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य वातावरण हो जाएगा, क्योंकि पिछड़ेपन का कारण कौन कौन सा है? देखिए इसमें है सामान्य बुद्धि का अभाव भी है, शारीरिक दोष भी है, विशिष्ट पिछड़ापन है, लेकिन स्वास्थ्य वातावरण नहीं है। इसीलिए नहीं है में कौन हो जाएगा? स्वास्थ्य वातावरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन क्या है? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या फिर कैटल ने। तो हमारा इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें भी कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी हिप्पोक्रेटस ने दिया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? यानी यहाँ देखिए इस सेट में आपके राइटर के नाम ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको राइटर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो किसने दिया? पहला ऑप्शन है हमारा अल्फ्रेड बिने ने, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, आगे है गिलफोर्ड ने और थर्स्टन ने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्पीयरमैन। कौन हो जाएगा? स्पीयरमैन। बी हो जाएगा आपका राइट। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हमारा है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, दूसरा है रक्षात्मक यांत्रिकता, तीसरा है व्यक्तिगत विधि और लास्ट है इनमें से कोई नहीं।
तनाव को कम करने के दो ढंग होते हैं। कितने ढंग होते हैं? दो ढंग होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष ढंग, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ढंग। तो प्रत्यक्ष ढंग के कौन कौन से हैं? एक होता है समस्या समाधान विधि और दूसरा है व्यक्तिगत विधि। ये कौन से हैं? प्रत्यक्ष के हैं। किसके हैं? प्रत्यक्ष ढंग के हैं। और इसमें क्या पूछा है? अप्रत्यक्ष ढंग पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रक्षात्मक यांत्रिकता। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क की रचना तथा कृत्यों में भेद का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है तनाव, दूसरा ऑप्शन है पिछड़ापन, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया, क्योंकि इसमें किसका पूछा है? मस्तिष्क का पूछा है, दिमाग का पूछा, इसलिए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक, तीसरा है योगात्मक और चौथा है CCE। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, मानक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन है पहला इसका सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, तीसरा है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश और चौथा है विद्यालय में पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना। तो इसमें पूछा क्या? इसमें पूछा है समस्या नहीं है। क्या पूछा है? समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या है? आश्रित है या स्वतंत्र चर है या मध्यस्थ चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित है। क्या है? आश्रित है। आगे बढ़ते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, यानी RTE 2009 के अनुसार शिक्षक प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करे? तो पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 42, फिर है 45, फिर है 48। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 बल देता है, पहला करके सीखने पर या फिर रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर ये सभी। तो NCF 2005 रटने पर बल तो नहीं देता है, फिर ना ही वो समस्या हल करने पर बल देता है। वो बल देता है तो किस पर बल देता है? वो किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। किस पर देता है? करके सीखने पर बल देता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है शिक्षण अनुभव और चौथा है अधिगम अनुभव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। कौन सा होगा? शिक्षण अनुभव। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, इस सेट में आपको नहीं है से ज़्यादा प्रश्न मिल रहा है। इससे पहले आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब यहाँ भी आ गया सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता है तथा इनका मूल्यांकन भी नहीं किया जाता है, और इस अनुसंधान में उपभोक्ता अनुसंधान करता नहीं है। इसीलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। फिर है रॉस, फिर है एनास्टसी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में। अब कौन सी आयु में? 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 वर्ष। कौन सा हो जाएगा? 11 वर्ष। तर्क का, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। आगे क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन गैलोस्टर या फिर ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी, ये सभी है। स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है और एंडोक्राइन गैलोस्टर भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब किस अवस्था में बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल या फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ा अवस्था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा इसका उत्तर बाल्यकाल। कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। पहला ऑप्शन है समानता का सिद्धांत, दूसरा है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है औपचारिक सिद्धांत और उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यागमन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा को छोड़कर समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन ये वंशानुक्रम का नियम है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, इसीलिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? अभिप्रेरणा। आगे है, डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतया विकसित हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें 3 अथवा 4 वर्ष, फिर है 6 अथवा 7 वर्ष, नेक्स्ट है 8 अथवा 9 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा राइट? ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 अथवा 4 वर्ष। इसमें होता है बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतया क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूल, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है वातावरण और चौथा है मनोदैहिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन, जो व्यक्ति को समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। मनोविज्ञान, वातावरण, दैहिक का संबंध संकेत अधिगम से नहीं है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक का, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है पहला भूख है, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है रुचि और चौथा है विश्राम। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है? रुचि। अर्जित प्रेरक, जब हम किसी काम को रुचि पूर्वक करेंगे तभी वो क्या होगा? हमें अर्जित होगा। तो रुचि एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। भूख जैविक प्रेरक का है, भूख जो है वो किसका है? वो जैविक का है। और विश्राम जो है किसका है? वो हमारा शारीरिक प्रेरक है। और पुरस्कार किसका है? प्रोत्साहन का है। तो अर्जित प्रेरक क्या कौन है? रुचि, इसीलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? रुचि। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्णित होती है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, दूसरा है भावात्मक जागृति द्वारा, तीसरा है ए और बी दोनों, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, भावात्मक जागृति द्वारा। अभिप्रेरणा जो वर्णित होती है वो किसके द्वारा होती है? भावात्मक जागृति द्वारा होती है। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करने पर उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रेरणा को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का डैश डैश पहलू है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है
क्रियात्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा कौन सा? ए होगा ज्ञानात्मक। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू ज्ञानात्मक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।